So, good evening, everyone. So, in the last class, we were talking about in building construction about lintels. तो लास्ट क्लास में हम लिंटल्स के बारे में बात कर रहे थे. लिंटल्स वर दी स्ट्रक्चर्स विच आर बीइंग डिजाइन टू कैरी दी लोड प्रेजेंट अबव इट. मिशनरी लोड को कैरी करने के लिए हमें स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं. हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है जो ओपनिंग के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है. देन वी टॉक्ड अबाउट फिर हमने बात करी थी कितने तरह की लिंटल्स होती हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल बीइंग यूज्ड मैंने आपको अलग अलग तरह की लिंटल बताई थी. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंटल वर बीइंग यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल. कौन कौन सी थी हमारे पास? ब्रिक की लिंटल थी, हमारे पास स्टोन की लिंटल थी. वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोन लिंटल. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट रीइंफोर्स्ड ब्रिक लिंटल. फिर हमने रीइंफोर्स्ड ब्रिक लिंटल की बात करी थी. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टील लिंटल. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कंक्रीट लिंटल. आरसीसी के लिंटल की बात करी थी. आरसीसी के अंदर हमारे पास एक आरसीसी बूट लिंटल भी आई थी जिसको हम कैविटी वॉल के नीचे प्रोवाइड करते हैं, विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बिलो द कैविटी वॉल. तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट क्लासेस में हमने बात करी लिंटल क्या होती है और कितने तरह के लिंटल होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंटल्स आर देयर. इन टुडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लिंटल. आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे लिंटल के. क्या बात करेंगे? लोड्स ऑन द लिंटल. तो विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट लोडिंग्स विच आर बीइंग कंसीडर्ड ओवर द लिंटल. तो लिंटल के ऊपर जो लोड लगता है वॉल का, उसको कैसे कंसीडर किया जाता है, कौन कौन से केसेस निकल के आते हैं इसमें. जनरली इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव बन के आ जाता है, पर हम इस बात को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी मिल जाए. तो अगर हम जनरल बात करें तो लिंटल्स को हम डिजाइन करते हैं क्या कैरी करने के लिए. तो लिंटल्स आर डिजाइन टू कैरी व्हाट? द लोड ऑफ द वॉल ओवर इट. तो इसका काम होता है लोड को कैरी करना जो वॉल प्रेजेंट है इसके ऊपर. सेकंड, इट इज समटाइम्स ऑल्सो डिजाइन टू कैरी द लाइव लोड. इसको कई बार डिजाइन किया जाता है लाइव लोड भी कैरी करने के लिए, विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर द लिंटल वाया रूफ स्लैब. तो रूफ स्लैब से जो लाइव लोड ट्रांसफर हुआ हमारे लिंटल के ऊपर, उसको भी कैरी करने के लिए हम लिंटल को डिजाइन करते हैं. तो ये दो तरह के लोड है जिसके लिए लिंटल डिजाइन होगी. अब इसके अंदर 5 अलग अलग केस निकल के आते हैं. देयर आर 5 डिफरेंट केसेस व्हिच आर टू बी एनालाइज्ड फॉर द लोडिंग ऑन द लिंटल. एक एक करके सारे केस उठाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, सो विल बी टॉकिंग अबाउट लोडिंग ऑन लिंटल. तो हमारी बात चलेगी किसकी? लोडिंग ऑन लिंटल की. सो विल बी टॉकिंग अबाउट लोडिंग ऑन लिंटल. क्या डिस्कस किया लोडिंग ऑन लिंटल के ऊपर? अभी तक हमने बस ये डिस्कस किया कि लोड कौन कौन सा कैरी करती है लिंटल. तो वी कैन से, हम बोल सकते हैं, वी कैन से lintels are designed lintels are designed lintels are designed to carry lintels are designed to carry the load of the wall above it, load of the wall above it, load of the wall above it, and sometimes live load, sometimes live load. So sometimes live load is transferred by roof slab, transferred by roof slab. तो ये दो तरह के लोड कैरी करने के लिए हमारी लिंटल डिजाइन होती है. तो अभी तक तो बस यही बात मेंशन करी हमने. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस व्हिच मे बी ऑब्जर्व्ड फॉर द लोडिंग ऑफ द लिंटल्स. तो जनरली 5 तरह के केस बनते हैं. तो वो कौन से 5 तरह के केस है उसकी डिस्कशन हम करेंगे डिटेल में अब. सो वी कैन से with view of so we can say with view of distribution of loading. So with view of distribution of load, with view of distribution of load over the lintel. So with view of distribution of load over the lintel, following 5 cases may be observed. Over the lintel, following 5 cases may be observed. 5 cases may be observed. Following 5 cases may be observed. 5 केस मिल सकते हैं हमें. अब कौन कौन से 5 केस है, एक एक करके सारे केस उठाते हैं. सो नेक्स्ट पेज. पहला केस. So first case is when the length of the wall, on each side, on each side is more than, on each side is more than
half the effective depth is more than half the effective span is more than half the effective span। तो अब ये क्या केस है? ये वो केस है जब हमारी लेंथ है वॉल की लिंटल के दोनों साइड पे वो ज्यादा है किससे? हाफ ऑफ द इफेक्टिव स्पैन से। इसका मतलब यहाँ पे अब दो तीन टेक्निकल चीजें आती हैं जो मुझे डायग्राम में दिखानी पड़ेंगी आपको। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मुझे तो ये बताना पड़ेगा आपको पहले इफेक्टिव स्पैन होती क्या लिंटल की, व्हाट इज द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द लिंटल। फिर दूसरा केस ये बताना पड़ेगा कि जो हमारी लेंथ है वॉल की दोनों तरफ वो हाफ ऑफ द इफेक्टिव स्पैन से क्या है? ज्यादा है। थर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये सबसे जनरल केस है, इट्स द मोस्ट जनरल केस विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन डे टू डे लाइफ। तो पहला पॉइंट ये मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट सेज दिस इज द मोस्ट जनरल केस, दिस इज द मोस्ट जनरल केस। तो सबसे जनरल केस है ये। सो दिस इज द मोस्ट जनरल केस ऑब्जर्व्ड, सबसे जनरल केस है जो ऑब्जर्व होता है। सो ऑब्जर्व्ड, तो दिस इज द मोस्ट जनरल केस विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमें क्या पता होना चाहिए? अफेक्टिव स्पैन क्या होती है ये। नाउ द अफेक्टिव स्पैन ऑफ द लिंटल इज टेकन इक्वल टू आइदर it is taken equal to either of the span which is measured from center to center of the bearing। तो पहली चीज आप बोलोगे जो अफेक्टिव स्पैन है लिंटल की वो किसके बराबर है? इट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द बेयरिंग, फर्स्ट। सेकंड पार्ट, क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ, इन दोनों में से जो भी चीज छोटी निकल के आ जाए उसे हम क्या बोल देते हैं? अफेक्टिव स्पैन ऑफ लिंटल बोल देते हैं। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे अफेक्टिव स्पैन ऑफ लिंटल, तो इट कैन बी मेंशन्ड। सो अफेक्टिव स्पैन ऑफ लिंटल, तो सेकंड पॉइंट लिखा जो आपको पता होना चाहिए, अफेक्टिव स्पैन ऑफ लिंटल इज मिनिमम ऑफ व्हाट? ये मिनिमम है किसका? ये मिनिमम है सेंटर टू सेंटर, सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द व्हाट? बेयरिंग। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बेयरिंग, सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बेयरिंग ऑफ द लिंटल। जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है किसकी? बेयरिंग ऑफ लिंटल की। या किसके बराबर है? ये पहला, या किसके बराबर है? क्लियर स्पैन, तो क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ, क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ। अब इन दोनों में से जो भी चीज छोटी निकल के आ जाएगी वो क्या होगी? अफेक्टिव स्पैन होगी हमारे लिंटल की। अब ये तो मैंने लिखा, इस बात को एक बार विजुलाइज कर लेते हैं कि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बेयरिंग क्या होती है और क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ क्या होता है। इसके लिए अगले पेज पे गए, अगले पेज पे गए, पहले मैंने आपको लिंटल बना के दिखाई। लेट सपोज ये हमारी लिंटल है जिसमें बेयरिंग भी इंक्लूडेड है। कहाँ दी थी हमने ये लिंटल? ओपनिंग के ऊपर प्रोवाइड करी थी। लेट सपोज ये हमारी ओपनिंग है। तो ओपनिंग को मैं आपको शेड करके दिखा रहा हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए। दिस इज अवर ओपनिंग। ये आपको एंड बेयरिंग दिखा रखी है, यानी कितना पोर्शन लिंटल का वॉल में एम्बेडेड है। इसको हम क्या बोल देंगे? बेयरिंग बोल देंगे। तो हमने क्या बोला? हमने बोला जो अफेक्टिव स्पैन है लिंटल की, अफेक्टिव स्पैन ऑफ लिंटल इज इक्वल टू व्हाट? तो पहला ऑप्शन, इट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बेयरिंग। तो हम बोल सकते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बेयरिंग। इसको मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बेयरिंग है। तो एक तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बेयरिंग, इसको मार्क कर देता हूँ मैं। सो सेंटर, सो एल सी सी, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बेयरिंग। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? दूसरा ऑप्शन है जो हमारा क्लियर स्पैन है, ये हमारी क्लियर स्पैन है, दिस इज अवर क्लियर स्पैन। इसको मैं लिख रहा हूँ एल सी। सो दिस इज क्लियर स्पैन ऑफ द लिंटल, ये क्लियर स्पैन है लिंटल का, और ये इसकी इफेक्टिव डेप्थ है। दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ, दिस इज अवर इफेक्टिव डेप्थ। तो इसका मतलब जो हमारी इफेक्टिव लेंथ होगी, जो हमारी इफेक्टिव लेंथ होगी या इफेक्टिव स्पैन होगा लिंटल का, वो किसके बराबर होगी? सो आई विल से एल इफेक्टिव। तो पीछे एल ही लिखा था, प्रीवियस पेज नहीं लिखा था, कुछ भी नोटेशन नहीं दिया था, तो यहाँ पे मैं नोटेशन दे देता हूँ। सो एल इफेक्टिव, सो दिस इज अवर एल इफेक्टिव। सो एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव विल बी इक्वल टू व्हाट? पहला पॉइंट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बेयरिंग। दूसरा पॉइंट, क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ। इन दोनों में से जो भी चीज क्या निकल के आ जाए, मिनिमम निकल के आ जाए, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे अफेक्टिव स्पैन ऑफ द लिंटल। अब पहला केस क्या लिया हुआ है मैंने? पहला केस लिया हुआ है जब हमारे वॉल की लेंथ, व्हेन द लेंथ ऑफ द वॉल ऑन आइदर साइड
इज मोर देन हाफ ऑफ द इफेक्टिव स्पैन। तो जो वॉल की लेंथ है दोनों तरफ, ये हाफ ऑफ द इफेक्टिव स्पैन से क्या है, ज्यादा है। अब इसको भी मार्क करके दे देता हूँ मैं आपको डायग्राम के अंदर। लेट अस सपोज एक तरफ हमारे वॉल की लेंथ है, एक तरफ हमारे वॉल की लेंथ है लेट अस सपोज ए, और दूसरी तरफ हमारे वॉल की लेंथ है बी। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द वॉल। स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, इसको स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। ये हमारी वॉल की लेंथ है, दिस इज अवर लेंथ ऑफ द वॉल। आप ए भी बोल दो, A1 A2 बोल दो, जो आपको सूट करता है। एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन गिव द नॉमेनक्लेचर टू दिस। ये हमारे वॉल की लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ द वॉल। तो लेंथ ऑफ द वॉल ऑन आइदर साइड, तो पहला केस लिया जब हमारे वॉल की लेंथ दोनों तरफ, तो लेट अस सपोज ये पहली लेंथ है वॉल की A1, तो वॉल की लेंथ लिंटल के दोनों तरफ, ये वॉल की लेंथ है A2। तो पहले वाले केस में जो वॉल की लेंथ है दोनों तरफ वो ज्यादा है किससे, इट इज मोर देन व्हाट, हाफ द अफेक्टिव स्पैन। ये हमारे हाफ ऑफ द अफेक्टिव स्पैन से ज्यादा निकल के आ रही है। तो हम बोलेंगे A1 इज मोर देन व्हाट, L अफेक्टिव बाय 2, और हम बोलेंगे A2 इज ऑल्सो मोर देन L अफेक्टिव बाय 2। इधर मैं इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इधर वीडियो आ जाता है तो छुप जाएगा। तो वॉल की जो लेंथ है दोनों तरफ वो हाफ ऑफ द इफेक्टिव स्पैन से क्या है, ज्यादा है। उस केस में हम लोड क्या मानते हैं या लोड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कंसीडर करते हैं। अब इसको ध्यान से सुनना। When the length of the wall on either side of the lintel is more than half of the effective span, because of the arch action, the total load of the masonry will not be transferred over the lintel. Masonry का total load हमारे lintel के ऊपर transfer नहीं होगा। फिर हम क्या कंसिडर करते हैं, we consider the load of the masonry over the lintel which is enclosed in an equilateral triangle। हम ये मानते हैं कि जो लिंटल के ऊपर मेसनरी है वो उतने ही पोर्शन के अंदर लोड ट्रांसफर करेगी हमारे लिंटल के ऊपर जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इंक्लोज्ड हो। अब इस बात को भी समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना कर दिखा देता हूँ। टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट आई शो यू डायग्राम कि इस बात का मतलब क्या होता है। तो फिर से अगला पेज लेते हैं। सो विल टेक द नेक्स्ट पेज। सो नेक्स्ट पेज लिया, अब आपको बना के दिखाना है डायग्राम जिसमें ये हमारी ओपनिंग है, दिस इज अवर ओपनिंग। फिर इसके ऊपर हमारी लिंटल रखी हुई है, दिस इज अवर लिंटल प्लेस्ड ओवर दिस। सो लिंटल प्लेस्ड ओवर दिस, ये बेयरिंग निकल के आ जाएगी, दिस विल बी द बेयरिंग। तो दोनों तरफ बेयरिंग है, स्ट्रेट लाइन बना के दिखानी है। सो स्ट्रेट लाइन बना के दिखानी है। सो स्ट्रेट लाइन, ये हमारी ओपनिंग है, दिस इज अवर ओपनिंग। ये हमारी ओपनिंग निकल के आ गई। तो ओपनिंग एल इफेक्टिव हमने निकाल ही रखा है, नाउ देयर इज नो इशू इन एल इफेक्टिव। सो दिस इज अवर एल इफेक्टिव। तो इफेक्टिव स्पैन हमने मेजर कर लिया, तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। सो इफेक्टिव स्पैन इज बीइंग मेजर्ड बाय एस। सो इफेक्टिव स्पैन इज बीइंग मेजर्ड बाय एस, एल इफेक्टिव मार्क कर देता हूँ। एल इफेक्टिव कैसे निकालते हैं उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। हाउ टू फाइंड एल इफेक्टिव, दैट मेथड आई हैव डिस्कस। कि एल इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है उसके बारे में अब कोई इशू नहीं है। नाउ देयर इज नो इशू टू मेजर द वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव। तो बिकॉज ऑफ द आर्च एक्शन हम ये मान के चलते हैं कि हमारे लिंटल के ऊपर जो मेसनरी प्रेजेंट है इनक्लोज इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो ही अपना वेट ट्रांसफर करेगी लिंटल के ऊपर। तो इसके ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सो ओनली दिस मच पोर्शन ऑफ द मेसनरी इज कंसिडर्ड टू ट्रांसफर द वेट ओवर द लिंटल। हम ये कंसिडर करेंगे कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो मेसनरी है बस उसी का वेट ट्रांसफर होगा किसके ऊपर, लिंटल के ऊपर। तो ये हमारा पहला केस है। तो मेसनरी तो हमारी ट्राइंगल के बाहर भी प्रेजेंट है, जो ब्रिक मेसनरी है वो एक्सटेंड हो रही है, पर हम कितनी ब्रिक मेसनरी का वेट कंसीडर करेंगे, जो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने वो मेसनरी वर्क वापस बना के दिखा दिया आपको। आई हैव शोन दैट मेसनरी वर्क ओनली फॉर योर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मत समझना कि मेसनरी बस इस ट्राइंगल के अंदर ही है, इसीलिए मैं इसको थोड़े हाईलाइटेड फॉर्म में बना के दिखा रहा हूँ आपको। आई एम शोइंग दिस इन हाईलाइटेड फॉर्म कि मेसनरी प्रेजेंट है, यहाँ पे मेसनरी इज प्रेजेंट, पर हम सिर्फ उसी मेसनरी का वेट कंसीडर कर रहे हैं जो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर प्रेजेंट है, व्हिच इज कंसीडर्ड इनसाइड दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो दिस इज द मेसनरी वर्क। तो एक बार ब्रिक के नोटेशंस बना देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये ब्रिक वर्क कंसीडर करना है मुझे। दिस इज द ब्रिक्स विच आर टू बी कंसीडर्ड बाय अस। ये वो ब्रिक्स हैं जो आपको कंसीडर करनी है। क्लियर है। तो व्हेन
length of the wall on either side of the lintel is more than half of the effective span, we'll consider the weight of the masonry enclosed in the equilateral triangle over the lintel. हम इसी का weight consider करेंगे. क्लियर है यहाँ तक की कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस? अब इसमें भी दो केस निकल के आते हैं. हेयर ऑल्सो टू केसेस कम. अब ये पहला केस है. क्या पहला केस है? तो फर्स्ट केस, पहला केस ये निकल के आया जो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है. जो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है ये मेसनरी की हाइट से छोटी है. तो ये जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी जो हाइट है हमारे मेसनरी की हाइट से छोटी है. तो लेट सपोज इसको मैंने स्मॉल एच बोल दिया. और पहला केस हमारा ये है कि स्मॉल एच इज लेस देन कैपिटल एच. जो स्मॉल एच है हमारा वो कैपिटल एच से कम है. और कैपिटल एच क्या है? हमारे मेसनरी की हाइट है. तो कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ द मेसनरी. तो हमारी मेसनरी तो ऊपर तक जा रही है और दिस इज द हाइट ऑफ द मेसनरी गेटिंग एक्सटेंडेड. तो इसको मैं ब्रेक करके बता देता हूँ आपको. तो मेरा डायग्राम खत्म हो गया यहाँ पे. माय डायग्राम इज फिनिश्ड. डायग्राम खत्म हो गया पर मेसनरी की हाइट खत्म नहीं हुई है. वो एक्सटेंड होके ऊपर तक भी जा रही है डायग्राम के. तो इसको बनाने का तरीका कैसा है या शो करने का तरीका कैसा है, मैंने आपको एक हैश्ड लाइन यू बना के दिखा दी. ये सिग्निफाई करने के लिए कि हमारे जो वॉल है उसकी जो हाइट है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट से बहुत बड़ी है. क्लियर चीज? तो ये पहला केस है कि जब हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है वो वॉल की हाइट से छोटी है, या आप ये बोल सकते हो वॉल की हाइट बड़ी है किससे? हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट से. तो ये पहला केस बना है इसके अंदर. अब मैं स्मॉल एच की वैल्यू कैसे निकालूं? दो तरीके निकालने के. यू कैन रेफर दिस ट्रायंगल. आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसीडर कर सकते हो समझने के लिए. कुछ लोगों को ये भी दिक्कत होगी अगर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा तो, इसलिए मैंने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को अलग कर दिया. मुझे हाइट एनालाइज करनी है. मुझे क्या पता है? मुझे अफेक्टिव लेंथ पता है इस लिंटल की, यानी अफेक्टिव स्पैन पता है. ये हमारा एल अफेक्टिव है, ये एच है. ट्रायंगल इक्विलेटरल है. ये भी 60 डिग्री एंगल है, ये भी 60 डिग्री एंगल है, ये भी 60 डिग्री एंगल है. 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री. तो इस ट्रायंगल में आप टेन थीटा लगा सकते हो. इन दिस ट्रायंगल आई कैन अप्लाई टेन थीटा. तो इस ट्रायंगल में अगर मैं टेन थीटा लगाऊं तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन एल अफेक्टिव बाय 2. क्या निकाल सकते हैं? एच निकाल सकते हैं. So H will be equal to what? H will be equal to 1060 degree, 1060 degree into L effective by 2. थोड़ा मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ, जगह नहीं है नीचे लिखने की. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी आ गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आ गई L effective by 2 into 1060 डिग्री. 1060 डिग्री कितनी होती है हमारी? √3. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम लिख सकते हैं √3/2 into L effective. तो एक तरीका तो ये है कि आप निकाल लो डायरेक्टली. यू कैन फाइंड दिस कि जो हमारी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है वो कितनी है? √3/2 एल अफेक्टिव के बराबर आती है. तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ ऊपर. तो इसको मैंने मेंशन कर दिया √3/2 एल अफेक्टिव. दूसरा तरीका इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है. इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. बेस अगर मुझे पता है तो हाइट कितनी होती है? एल साइन 60 होती है. तो वहां से भी निकाल सकते हो बेस साइन 60. तो यू कैन से और, तो यू कैन से और, तो नीचे लिख दिया और, रेड कलर से लिखते हैं. तो नीचे लिख दिया और, तो डायरेक्टली मेंशन कर दिया. आप बोल सकते हो H इज इक्वल टू L अफेक्टिव. और आई कैन से H इज इक्वल टू L अफेक्टिव साइन 60 डिग्री. सो डायरेक्टली मैंने रिलेशनशिप को यूज कर लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी. ये भी कितना निकल के आ रहा है? ये भी √3/2 एल अफेक्टिव निकल के आ रही है. तो मैंने दोनों अप्रोच बता रखे, उसमें कोई इशू नहीं है. तो अब एनालाइज करते हैं. अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हमारे वॉल के हाइट से छोटी है और जो हमारी वॉल की दोनों तरफ की लेंथ हाफ ऑफ द इफेक्टिव स्पैन से ज्यादा है, तो लिंटल के ऊपर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके अंदर जो मेसनरी इंक्लूडेड है इसका ही वेट ट्रांसफर होता है हमारे लिंटल के ऊपर. या हम बोल सकते हैं इसका ही वेट हम कंसीडर करते हैं जो लिंटल के ऊपर ट्रांसफर हुआ. अब मुझे उस मेसनरी का वेट निकालना है. आई हैव टू कैलकुलेट द वेट ऑफ दैट मेसनरी. अगर मुझे उस मेसनरी का वेट निकालना है, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द वेट ऑफ दिस मेसनरी, तो ये वेट लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी W. तो कैसे निकालूं? वॉल्यूम ऑफ द मेसनरी इनटू यूनिट वेट. तो इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे. तो वेट किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ द मेसनरी इनटू यूनिट वेट ऑफ द मेसनरी. वॉल्यूम ऑफ द यूनिट वेट कैसे लिखूं? एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इनटू विड्थ. जो विड्थ है हमारे मेसनरी की या ब्रिक की इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन के अंदर जा रही है. सो इनटू विड्थ इनटू यूनिट वेट. एरिया लिखना है मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का.
आई हैव टू राइट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो लिख सकते हो हाफ बेस इनटू हाइट। सो हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है हमारा एल अफेक्टिव, हाइट कितनी है हमारी √3/2 एल अफेक्टिव इंटू बी इंटू गामा। तो वेट कितना आ गया, व्हाट द वेट कमिंग आउट, सो टोटल वेट कितनी निकल के आ रही है, तो एल अफेक्टिव का होल स्क्वायर हो गया √3/4 हो गया, तो हम बोल देंगे दिस इज √3/4 एल अफेक्टिव का होल स्क्वायर बी इंटू गामा। तो ये पहले केस का पहला केस है, पहले केस के पहले केस का मतलब पहला केस हमारा था कि जो हमारे वॉल की जो लेंथ है ऑन आइदर साइड ऑफ द लिंटल इज मोर देन हाफ ऑफ द इफेक्टिव स्पैन। इसमें पहला केस कंसिडर किया जो हमारे मेसनरी की हाइट है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट से ज्यादा है। तो इस केस में हम कंसिडर करते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो हमारी मेसनरी है उसी का ही वेट ट्रांसफर होगा किसमें, हमारे लिंटल के ऊपर। तो दिस बिकम्स अवर फर्स्ट केस। अब इस पहले केस में से किसी को भी कोई डाउट हो तो वो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, आई विल रीड इट एंड आई रिप्लाई टू दिस डाउट। और जब अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जिसमें मैं लाइव लूंगा, आप उसमें डाउट पूछ सकते हो, इन दैट यू कैन आस्क दी डाउट। क्लियर है? तो ये तो हमारा पहला केस निकल के आ गया। दिस इज द फर्स्ट ऑफ द केस दैट इज टू बी डिस्कस बाय अस। ये पहला केस हमें डिस्कस करना था। क्लियर है? चलें आगे। सो विल कंटिन्यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक दूसरा केस भी निकल के आता है। अब दूसरा केस क्या निकल के आता है, इसमें दूसरा केस ये निकल के आता है कि ऐसा भी तो हो सकता है हमारे जो मेसनरी की हाइट है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट से छोटी हो। ऐसा भी पॉसिबल है जो हमारे मेसनरी की हाइट है वो हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट से छोटी हो। तो अगर हमारे मेसनरी की हाइट इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट से छोटी होती है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट आपने लिखी हुई है, तो अगर हमारे मेसनरी की हाइट इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट से छोटी होती है तब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे लिंटल के ऊपर पूरी मेसनरी का वेट ट्रांसफर हो रहा है। सो इफ द हाइट ऑफ द मेसनरी अबव द लिंटल is less than the height of the equilateral triangle, is less than the height of the equilateral triangle, in that case we consider the weight of the entire masonry। तो हम वो पूरे रेक्टेंगुलर लोड को ही कंसिडर कर लेते हैं किसके ऊपर, हमारे लिंटल के ऊपर। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, बी केस बनाता हूँ। तो बी केस बनाया। अब स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच से ज्यादा है। अगर स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच से ज्यादा है, दोबारा डायग्राम बना के दे देता हूँ आपको मैं, एक बार पीछे रेफरेंस ले लूँ। लिंटल मैंने इसी तरह से बनाई है। तो लिंटल मैंने रेड कलर से बनाई हुई है। सो दिस इज अवर लिंटल, ये हमारी लिंटल है। दिस इज द लिंटल अंडर कंसिडरेशन। ओपनिंग के ऊपर बनी हुई थी, ओपनिंग के ऊपर बनी हुई थी। दिस इज द लिंटल एंड अलोंग विद द ओपनिंग। फिर आपको एल अफेक्टिव दिखाया था, लेट सपोज ये हमारा एल अफेक्टिव है। इस बार जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस बार जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो वॉल की हाइट से ऊपर तक एक्सटेंड कर रहा है, और हमारे वॉल की हाइट लिमिट हो गई है यहीं पे। दिस इज द हाइट ऑफ द वॉल। तो ये हमारे वॉल की हाइट है। सो दिस इज द हाइट ऑफ द वॉल विच इज बीइंग लिमिटेड। आप लेंथ भी कंसिडर कर सकते हो, लेट सपोज ये हमारी लेंथ है, दिस इज द लेंथ विच इज टू बी कंसिडर्ड। इसके ऊपर तो जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, नीचे जाने का कोई सेंस नहीं बनता, फिर भी मैं एलिमिनेट करके बता दूंगा क्योंकि वेट तो मुझे इसी का लेना है। आई हैव टू कंसिडर द वेट ऑफ दिस वॉल ओनली, जबकि वो एक्सटेंड कर रही है हर जगह पे। तो इस डायग्राम में तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। इन दिस डायग्राम द इंटायर क्लैरिटी विल बी ऑब्टेन्ड बाय यू। क्या क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, लिंटल दिख रही है, लिंटल की बेरिंग दिख रही है, लिंटल की बेरिंग दिख रही है, ये हमारी अफेक्टिव स्पैन है लिंटल की, जिसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने पीछे बता दिया था आपको। दिस इज एल अफेक्टिव, इसको मैंने पूरा मार्क कर दिया। इसके नीचे भी क्या जा रही है, हमारी वॉल जा रही है। तो ये तो ओपनिंग थी, इसके नीचे भी हमारी मेसनरी है, इसको मैंने आपको डॉटेड लाइन से बना के दिखा दिया। दूसरा, मुझे वेट कंसीडर करना है किसका, आई हैव टू कंसीडर द वेट ऑफ व्हाट। तो इस केस में मैं वेट ट्राइंगल का नहीं कंसीडर करूंगा, इस केस में मैं वेट पूरे रेक्टेंगुलर पोर्शन का कंसीडर करूंगा जो किसके ऊपर है। डायमेंशन भी मार्क करके दे देता हूँ, डायमेंशंस मार्क करके देता हूँ मैं आपको, कैपिटल एच। तो कैपिटल एच ये हमारी हाइट ऑफ दी मेसनरी वॉल है, ये कैपिटल एच हमारी हाइट ऑफ दी मेसनरी वॉल है। सो मेसनरी वॉल की हाइट आ गई कैपिटल एच, तो मेसनरी वॉल की हाइट आ गई कैपिटल एच। सो ये कैपिटल एच। और स्मॉल एच हमने किसको बोला था, स्मॉल एच हमने बोला था इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट को।
सो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट मेरे को दिखानी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट दिखानी है आपको ग्रीन कलर से। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट दिखानी है आपको ग्रीन कलर से। तो ये मेरे इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट एक्सटेंड हो रही है। तो मेरा पेज खत्म हो गया, पर आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट एक्सटेंड हो रही है वॉल की हाइट के भी ऊपर। तो इस केस में आप किसे कंसिडर करते हो? तो मेसनरी तो ये पूरी है हमारी, दिस ओवर मेसनरी। तो इस केस में हम किसका वेट कंसिडर करते हैं? इस केस में हम पूरी मेसनरी का वेट कंसिडर कर लेते हैं जो लिंटल के ऊपर प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना, जिस प्रेजेंट ओनली अबव द लिंटल, तो लिंटल के ऊपर मेसनरी ये है रेक्टेंगुलर। तो ये जो रेक्टेंगुलर मेसनरी है हम इसका वेट कंसिडर कर लेंगे, बाकी सबका मैं एलिमिनेट करके दे रहा हूँ मैं आपको। तो जो चीजें डैश्ड बनी हुई है वो कंसिडर नहीं की हुई है, दैट इज नॉट बीइंग कंसिडर्ड। तो अब हमने पूरी रेक्टेंगुलर मेसनरी का वेट कंसिडर कर लिया जो हमारे लिंटल के ऊपर प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट ओवर द लिंटल। तो डायग्राम में बना के भी दिखा दिया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मेसनरी है उसका वेट मत कंसिडर कर लेना। नाउ डोंट कंसिडर द वेट ऑफ द मेसनरी इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ विल कंसिडर द वेट ऑफ द मेसनरी विच इज प्रेजेंट इन द रेक्टेंगल ओवर द लिंटल। तो लिंटल के ऊपर जो रेक्टेंगुलर मेसनरी प्रेजेंट है हम उसका वेट कंसिडर कर लेंगे। क्लियर है? तो अगर मुझे यहाँ पे वेट कैलकुलेट करना हो, इफ आई हैव टू कैलकुलेट दी वेट, ये वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मुझे यहाँ पे वेट कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकालूंगा वेट? सेम वही पीछे वाली कहानी, वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ द मेसनरी। क्लियर है? वॉल्यूम कैसे निकालूंगा? एरिया इनटू विड्थ इनटू यूनिट वेट ऑफ द मेसनरी। एरिया किसका निकालोगे इस बार आप? एरिया निकालोगे रेक्टेंगुलर पोर्शन का जो हमारी मेसनरी के ऊपर है अप टू दी हाइट ऑफ द वॉल, उसके ऊपर तो मेसनरी है ही नहीं। तो हम बोलेंगे एच इंटू एल अफेक्टिव, ये एरिया हो गया। सो एच इंटू एल अफेक्टिव इंटू बी इंटू गामा। सो दिस इज द वेट ऑफ द मेसनरी विच इज टू बी कंसिडर्ड। ये वेट है मेसनरी का जो हम कंसिडर करेंगे। तो पहला लोडिंग का केस क्या निकल के आता है? पहला लोडिंग का केस निकल के आता है when the length of the wall on either side is more than the half of the effective length. क्लियर है? तो आउट ऑफ 5 केसेस विच आई बी डिस्कसिंग, जो मैं डिस्कस करूंगा उसमें से पहला केस ये निकल के आता है। दिस द फर्स्ट केस अंडर कंसिडरेशन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट केस के अंदर। अब नेक्स्ट केस क्या है? अगले पेज पे गए। पहला केस कैसे लिखा था? 1 2 3 4 लिखा था। हाँ 1 2 3 4 लिखा था। तो पहला केस लिखा था 1 2 3 4, तो ये रोमन न्यूमरल्स। दूसरा केस बोल रहा है when the length of the one side of the wall is less than half of the effective span of the lintel. अब वो केस है जब हमारे वॉल की लेंथ एक साइड पे हाफ ऑफ द इफेक्टिव स्पैन से छोटी हो जाए, दूसरे साइड पे हाफ ऑफ द इफेक्टिव स्पैन से ज्यादा है। तो ये तो दूसरा केस बन जाता है हमारा। तो दूसरा केस क्या है? दूसरा है लेंथ ऑफ वॉल ऑन वन साइड। सो लेंथ ऑफ वॉल ऑन वन साइड is less than half the effective span, is less than half the effective span of lintel. So this is the second case under consideration. So when the length is less than half of the effective span of the lintel. यहाँ पर भी ऐसा लिखा था, यहाँ कैपिटल लेटर में लिखा था। चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको लोअर केस लेटर में लिख दिया, वहां पे पीछे अपर केस लेटर में लिखा हुआ था। एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ इस बार क्या केस है। अगर डायग्राम बना के दिखाऊं यहाँ पे क्या केस है, तो ये हमारी लिंटल है। छोटा करना पड़ेगा लिंटल को। चलो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, आई डू दी कैलकुलेशन हियर, क्योंकि यहाँ डायग्राम बनाने के अगले पेज पे डायग्राम बन जाएगा, वहाँ पीछे जगह कम पड़ गई थी। तो लेट अस सपोज ये हमारी लिंटल है, दिस इज द लिंटल प्रोवाइडेड ओवर दी ओपनिंग के ऊपर देते हैं। तो ये हमारी ओपनिंग थी, दिस वाज द ओपनिंग ओवर विच लिंटल वाज बीइंग प्रोवाइडेड। दिस इज अफेक्टिव स्पैन ऑफ द लिंटल, ये अफेक्टिव स्पैन है लिंटल की, मार्क कर देता हूँ उसके ऊपर। ये हमारी अफेक्टिव स्पैन है लिंटल की। फिर क्या था? एक साइड पे जो वॉल की लेंथ है वो हाफ ऑफ द इफेक्टिव स्पैन से छोटी है। तो लेट अस सपोज ये हमारी एक साइड है लेंथ की, और ये हमारी दूसरी साइड है लेंथ ऑफ द वॉल की। तो दो साइड पे आपको लेंथ ऑफ वॉल बना के दिखा दी। दिस इज A1, इसको A1 बोला गया था, और इसको क्या बोला गया था? A2। दिस वाज बीइंग टर्म्ड एज A2। डायग्राम में देखने से पता चल रहा है कहाँ पे लेंथ ऑफ वॉल हाफ ऑफ द इफेक्टिव स्पैन से कम निकल के आएगी? लेफ्ट हैंड साइड पे कम निकल के आएगी। तो लेट सपोज ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, और A1 की वैल्यू लेस देन L इफेक्टिव बाय 2 है।
तो इट इज लेस देन एल इफेक्टिव बाय 2, और जो A2 है इसकी वैल्यू एल इफेक्टिव बाय 2 से ज़्यादा है, so it is more than half of the L effective, so L effective by 2 से ज़्यादा निकल के आ रही है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो हमारी हाइट ऑफ वॉल है, लाइट हाइट ऑफ वॉल इज कंसिडरेबली मोर above the height of the lintel, so height of the wall above the height of the lintel, ये हमारी हाइट ऑफ वॉल है above the height of the lintel, ये हमारे मेसनरी की हाइट आ गई लिंटल के ऊपर, कैपिटल एच। सो दिस इज कैपिटल एच, ये हमारी कैपिटल एच निकल के आती है, सो दिस इज अवर कैपिटल एच। अब इस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं, सो व्हेन द लेंथ ऑफ द वॉल ऑन वन साइड इज लेस देन हाफ ऑफ द अफेक्टिव लेंथ ऑफ द और अफेक्टिव स्पैन ऑफ द लिंटल, और दूसरी तरफ इट इज मोर देन हाफ ऑफ द अफेक्टिव स्पैन ऑफ द लिंटल, in this case the load transfer over the lintel is equal to the weight of the masonry contained in a rectangle height of which is equal to the effective span। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर वॉल की लेंथ एक साइड पे हाफ ऑफ द अफेक्टिव स्पैन से छोटी है और दूसरी साइड पे हाफ ऑफ द अफेक्टिव स्पैन से ज्यादा है, जैसे मैंने डायग्राम में बना रखा है, तो इस केस में लिंटल के ऊपर जो लोड ट्रांसफर होता है इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द रेक्टेंगल, ध्यान रखना, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द रेक्टेंगल, height of which is equal to, so height of which is equal to effective span of the lintel, जिसकी हाइट किसके बराबर होगी, अफेक्टिव स्पैन ऑफ लिंटल के बराबर होगी। तो कर सकते हैं कंसीडर, तो उसकी हाइट अफेक्टिव स्पैन ऑफ लिंटल के बराबर होगी। तो लेट सपोज ये हमारी मेसनरी वर्क है, ये रेक्टेंगल बना के दिखा दिया मैंने आपको, दिस इज द रेक्टेंगल, और इसकी हाइट किसके बराबर है, इसकी हाइट है लेंथ ऑफ द अफेक्टिव स्पैन ऑफ लिंटल के बराबर। तो इसको मेंशन भी कर देता हूँ, सो एच, सो हाइट विल बी टेकन एज एल इफेक्टिव। तो आप बस इसी मेसनरी का वेट कंसीडर करोगे, यू विल कंसीडर द वेट ऑफ दिस मेसनरी ओनली, सो कंसीडर द वेट ऑफ दिस मेसनरी ओनली। तो इस मेसनरी का वेट आपने कंसीडर कर लिया, यू विल कंसीडर द वेट ऑफ दिस मेसनरी ओनली, सो वेट ऑफ दिस मेसनरी इज बीइंग कंसीडर्ड। तो अगर मुझे इसका वेट निकालना है, सो आई हैव टू कंसीडर द वेट, तो अगर मुझे इसका वेट निकालना है, सो डब्ल्यू, तो W किसके बराबर होगा, W सेम वही कहानी, वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट, वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एरिया इनटू विड्थ ऑफ द मेसनरी वर्क इनटू यूनिट वेट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा H इंटू एल इफेक्टिव, सो H इंटू एल इफेक्टिव, H इंटू एल इफेक्टिव इंटू बी इंटू गामा, और जो हमारी H है वो खुद एल इफेक्टिव के बराबर है, तो वैल्यू पुट कर दी, सो एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर इंटू बी इंटू गामा। दिस इज द वेट ऑफ द मेसनरी टू बी कंसीडर्ड ओवर द लिंटल, ये वेट कंसीडर करोगे मेसनरी का आप लिंटल के ऊपर। तो ये हमारा दूसरा केस निकल के आता है, दिस इज द सेकंड केस व्हिच कम्स इनटू द पिक्चर। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस नाउ? फिर से अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, यू कैन गो फॉर द कमेंट बॉक्स, और जब मेरी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी उसमें आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लाइव क्लास ऑल्सो। तो ये हमारा दूसरा केस निकल के जाता है, दिस इज द सेकंड केस। एक केस में और ले लेता हूँ, आई एम टेकिंग द वन मोर केस ऑल्सो, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट केस हमारा ये बोलता है, व्हेन द लेंथ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड इज लेस देन हाफ ऑफ द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द लिंटल। अब तीसरा केस है जब दोनों तरफ जो हमारे वॉल की लेंथ है वो हाफ ऑफ द इफेक्टिव स्पैन से क्या है, छोटी है। वो नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। तो केस नंबर 3, सो केस नंबर 3, सो केस 3 क्या बोल रहा है, केस 3 बोल रहा है व्हेन द लेंथ, इसको मैं अपर केस लेटर में लिखता हूँ, पीछे गलती से लोअर केस लेटर में लिख दिया था। तो लेंथ ऑफ वॉल, सो लेंथ ऑफ वॉल, सो लेंथ ऑफ वॉल on each side of lintel, so length of wall on each side, so length of wall on each side is less than half the effective span of the lintel, is less than half the effective span of the lintel, is half the effective span of lintel, effective span of lintel is half the effective span of lintel।
तो ये हमारा तीसरा केस बन जाता है कि इस बार जो वॉल है लिंटल के दोनों तरफ, इसी डायग्राम में बना के दिखाता हूँ मैं, इसी पेज पे मतलब। अब तो बहुत डायग्राम बना के दिखा दिए, समझ में आ गई होगी चीज़। तो लिंटल अगर छोटी भी बना के दिखा दूँ कुछ काम चल जाएगा। ये हमारी ओपनिंग है, इसके ऊपर लिंटल बनी हुई है, ये लिंटल की हमारी अफेक्टिव स्पैन है। तो ये लिंटल की हमारी अफेक्टिव स्पैन है। दिस इज द अफेक्टिव स्पैन ऑफ द लिंटल। पूरा मिट गया। सो कहाँ है पेन? हाँ, अफेक्टिव स्पैन ऑफ द लिंटल। हाँ, इस बार जो वॉल की लेंथ है दोनों तरफ, ये वॉल की लेंथ बना के दिखा दी दोनों तरफ। ये इंटरप्ट होगा वीडियो में, तो उससे कोई इशू नहीं पड़ता। तो इस बार जो वॉल की लेंथ है दोनों तरफ, तो ये A1 है और ये A2 है। दोनों ही किससे छोटे हैं? सो A1 A2 दोनों ही छोटे हैं L effective by 2 से। तो लेस देन L effective by 2, A2 is also less than L effective by 2। तो जब लेंथ ऑफ द वॉल ऑन आइदर साइड ऑफ द लिंटल इज लेस देन हाफ ऑफ द इफेक्टिव लेंथ बाय 2, in this case the weight over the lintel will be considered as the weight of the masonry contained in the rectangle, height of which is equal to the height of the wall। ध्यान रखना, इस बार भी आप क्या करोगे? इस बार भी आप ये कंसीडर करोगे जो लिंटल के ऊपर वेट ट्रांसफर हुआ वो रेक्टेंगल में जो मेसनरी है उसी का ट्रांसफर हुआ। तो ये रही रेक्टेंगल में जो मेसनरी है उसी का ट्रांसफर हुआ। पर इस बार जो रेक्टेंगल है उसकी जो हाइट है वो किसके बराबर है? मेसनरी की हाइट के बराबर है। पर इसके पिछले वाले केस में जो हमारा रेक्टेंगल था उसकी जो हाइट थी वो किसके बराबर थी? अफेक्टिव स्पैन के बराबर थी। तो इस चीज में फर्क निकल के आता है। तो आपको लिंटल के ऊपर वाली जो मेसनरी है सिर्फ उसी का वेट कंसीडर करना है, विच इज कंटेन्ड इन व्हाट? विच इज कंटेन्ड इन अ रेक्टेंगल। जो कंटेन्ड है किसके अंदर? रेक्टेंगल के अंदर। तो कंटेन्ड है रेक्टेंगल के अंदर, तो रेक्टेंगल बना के दिखा दिया। रेक्टेंगल में आपको ब्रिक्स भी बना के दिखा दिए। तो इन रेक्टेंगल ब्रिक्स आर ऑल्सो बीइंग शोन टू यू। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर ब्रिक्स भी आपको बना के दिखा दिए। चलो, तो आप बस इसी का वेट कंसीडर करोगे। तो इसको मैं हमेशा स्मॉल एच बोलता था, तो इस बार मार्क भी करके दे रहा हूं कि स्मॉल एच किसके बराबर है? कैपिटल एच के बराबर है। सो व्हेन द हाइट ऑफ द वॉल इज कंसीडर्ड, इसका मतलब वॉल की लेंथ क्या है? जब आपने हाइट ऑफ वॉल कंसीडर कर ली वेट निकालने के लिए लिंटल के ऊपर, इसका मतलब लेंथ ऑफ द वॉल ऑन आइदर साइड is less than half the effective length of the lintel। So is less than half the effective length of the lintel। तो मुझे वेट कंसीडर करना है। कैसे निकालूंगा? सेम अप्रोच, वॉल्यूम ऑफ द मेसनरी, यूनिट वेट ऑफ द मेसनरी। वॉल्यूम ऑफ द मेसनरी विल बी इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ द मेसनरी इनटू विड्थ ऑफ द मेसनरी इनटू यूनिट वेट। एरिया रेक्टेंगल का लेना है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? हाइट इनटू एल इफेक्टिव इनटू बी इनटू गामा। और इस बार हाइट किसके बराबर है? हाइट ऑफ मेसनरी के बराबर है। तो इस बार हाइट किसके बराबर है? हाइट ऑफ मेसनरी के बराबर है। सो इन दिस केस इट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द मेसनरी। क्लियर है? तो आज की क्लास में ये 3 केस सफिशिएंट है। बाकी 2 केस में नेक्स्ट क्लास में लूंगा और साथ में एक एग्जांपल भी करा दूंगा इसके ऊपर। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।